गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन प्लांट बायोकेमिस्ट्री जो है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण हम किस तरीके करें जो कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट और कई ऐसे ग्लूकोज जो है हमारे रसायन जो है कुछ मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, उनका किस तरीके कार्य होता है, वह हमारे पानी में किस तरीके घुलनशील होते हैं और हमारे पौधों को वो किस तरीके ऊर्जा देते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन प्लांट बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स जिन्हें सरल शर्करा के रूप में जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप होते हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि जो चीनी आता है या क्या कहते हैं गन्ने का रस आता है, उसमें आपके शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तभी आप उसे जो है मीठे स्वाद के रूप में आप लोग कई ऐसी चीज़ों में उसे सम्मिश्रण करके जो है वो स्वाद युक्त आप लोग बनाते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स जिन्हें हम सरल शर्करा के रूप में जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जो कि ये स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्र जो है कि जब गन्ने के द्वारा पेराई करके चीनी को जो है एक तरीके से निर्माण किया जाता है और क्या कहते हैं कारखानों में, तो वहाँ पे चीनी का जो रूप होता है वह जो है छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है, अणुओं में पाया जाता है, जो कि उसे अगर आप अपने मुंह में डालते हैं तो आपको मीठा समझ में आएगा, और अगर पानी में अगर डालेंगे जो है तो घुलनशील समझ में आएगा। मतलब पानी में वो घुल जाएगा और आपका जो पानी है वह मीठे के स्वाद के रूप में आपको जो है दिखाई देना, हल्का हल्का जो है गाढ़ापन वो आपको दिखाई देगा। और जब आप उसे जो है अपनी उंगलियों से टच करके आप अपनी जीभ के संपर्क में अगर लाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह मीठा जो है यहाँ पे शर्करा जो है समझ में आ रही है। ठीक है, फिर मोनोसैकेराइड को आगे कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से कुछ प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड में किस तरीके हम उस रासायनिक सूत्रों को जो है बैलेंस करते हैं अणुओं के माध्यम से जो है, और कौन कौन से अणुओं के द्वारा बैलेंस किया जाता है उसे हम बतला रहे हैं कि ट्रायोज जो है जिसमें 3 कार्बन परमाणु जो है लगे होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है टेट्रोस जो है, यह इसमें 4 कार्बन परमाणु जो है स्थिर होते हैं। फिर आता है पेंटोस। ठीक है, पेंटोस जो है 5 कार्बन परमाणु होते हैं, जैसे राइबोज। ठीक है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो है, जो पेंटोस में जो है बैलेंस के अणुओं के द्वारा उसे बैलेंस किया जाता है। और फिर हेक्सोज आता है जो 6 कार्बन परमाणु जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज आते हैं। ठीक है, इतने प्रकार के कार्बन परमाणु के द्वारा आप जो भी वहाँ पे रासायनिक चीज़ों को अभिक्रिया कर रहे हैं वहाँ पे इन अणुओं के माध्यम से बैलेंस किया जाता है। तब उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से
ऊर्जा के रूप में अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से या प्रकाश के माध्यम से अपने कार्य को वो आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद कार्यात्मक समूह के आधार पर, ठीक है, एल्डोज एल्डिहाइड समूह है जिसमें आपको -CHO के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है केटोज जो कि कीटोन समूह से जो है आपको CH=O के रूप में दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद आता है त्रिवियम रसायन के आधार पर, ठीक है, त्रिवियम रसायन के आधार पर डी फॉर्म में एक तरीके से मोनोसैकेराइड को प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है अपनी कार्य को आगे ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। तो वहाँ पे डी फॉर्म में रूप में हाइड्रॉक्सिल समूह के दाहिने ओर, फिर एल फॉर्म में हाइड्रॉक्सिल समूह बाईं ओर की ओर जो है इसे बैलेंस करके जो है आप जो है बनाकर तब जो है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है अपनी क्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं और निर्माण करते रहते हैं और पौधों को ऊर्जा देते रहते हैं जो है। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड और उनके कार्य होते हैं, ठीक है, उसे हम बतला रहे हैं। ग्लूकोज जो सबसे आम मोनोसैकेराइड ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। फिर उसके बाद फ्रैक्टोज आता है, सबसे मीठा मोनोसैकेराइड होते हैं जो फलों में पाया जाता है। फिर उसके बाद ग्लैक्टोज होता है, ये दूध में पाया जाता है जो कि लैक्टोज का एक घटक होता है। फिर उसके बाद राइबोज है, RNA का एक प्रमुख घटक है। डीऑक्सीराइबोज है, DNA का घटक होता है जिसके द्वारा इनका मोनोसैकेराइड में जो है अपना कार्य करते रहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में। उसके बाद मोनोसैकेराइड का महत्व जो है, मतलब किस तरीके मोनोसैकेराइड का कार्य होता है, उसमें महत्व उसका क्या है, वो किस लिए जाना जाता है। तो मोनोसैकेराइड का जो है ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। फिर उसके बाद अन्य कार्बोहाइड्रेट के निर्माण खंड हैं। फिर उसके बाद संरचनात्मक भूमिका है, जैसे सेलुलोज होता है, ठीक है। ये एक तरीके से मोनोसैकेराइड की प्रक्रिया में अपना कार्य करते रहते हैं। फिर आता है चया अपचय में महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड पौधों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनते हैं। फिर उसके बाद यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही तभी संभव हो सकता है जब हमारा मोनोसैकेराइड जो है अपनी कार्य को आगे बढ़ाता है। वहाँ पे इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश का होना, पानी का होना और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन के उत्पादन करती रहती हैं, जो हमारे वायुमंडल और क्या कहते हैं पर्यावरण में विसरण होता रहता है और मानव जनित जो भी चीज़ें हैं वो उसका उपभोग करते रहते हैं। फिर उसके बाद ग्लूकोज का उपयोग पौधों द्वारा ऊर्जा के लिए किया जाता है और इसे अन्य कार्बोहाइड्रेट में भी परिवर्तित किया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट में भी इसको जो है परिवर्तित किया जाता रहता है। मोनोसैकेराइड हमारे भोजन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे फल, सब्जियां, अनाज और डेयरी उत्पादों में पाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मोनोसैकेराइड एक ऐसा जो है रासायनिक या मान लीजिए या ऐसा क्या कहते हैं ऊर्जा देने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव भी ऊर्जा के द्वारा अपना कार्य करता है, वैसे पौधे भी करते हैं और जीव जंतु और पक्षियाँ भी करते हैं, जिनका मुख्य माध्यम होता है फल हो गया, इसके द्वारा
जो है आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सब्जियां हो गया, अनाज हो गया, डेयरी उत्पादों में जो है ये सारी चीज़ें जो है आपके कई ऐसी प्रक्रियाओं में चलते रहते हैं जहां पे मोनोसेकेराइड भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्से में अपना परिवर्तित करके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित करके ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। फिर मोनोसेकेराइड हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण जटिल हो सकता है और कुछ मोनोसेकेराइड एक से अधिक श्रेणियों में भी आते रहते हैं। फिर उसके बाद मोनोसेकेराइड सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट अणु होते हैं, उन्हें सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए उन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद मोनोसेकेराइड के उदाहरणों में अगर देखा जाए तो ग्लूकोज इस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, फ्रैक्टोज आएगा, राइबोज आएगा, जाइलोज आएगा और मेनोज भी जो है इस प्रक्रिया में मोनोसेकेराइड के उदाहरणों में शामिल होते हैं। फिर शरीर में मोनोसेकेराइड के दो प्रमुख ऊर्जा भंडार और अधिक जटिल शर्करा के निर्माण खंड के रूप में होते हैं, जो संरचनात्मक तत्वों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा उपयोग है शरीर में मोनोसेकेराइड के दो प्रमुख कार्य ऊर्जा भंडारण और अधिक जटिल शर्करा के निर्माण खंड के रूप में ये मोनोसेकेराइड के शरीर के अंदर अपना कार्य करते रहते हैं। उसके बाद जो संरचनात्मक तत्वों के रूप में उपयोग किए जाते हैं वो आपके जो है शर्करा और कई ऐसे ऊर्जा चीज़ों में जो है वो शामिल होके वो शरीर में अपनी क्रिया को करते रहते हैं और ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। वैसे ही पौधों में भी ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जब उनकी वनस्पतियों का वृद्धि होता है या उनके पत्तियों के आने का या फूल आने का, फल आने का टाइमिंग होता है तो वहाँ पे आपके जो है प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है और पानी की और कार्बन डाइऑक्साइड की जो उसके सम्मिलन के द्वारा जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के उत्पादन की प्रक्रिया बढ़ती रहती है और आगे चलता रहता है और पौधा अपना पूरे तरीके पूर्ण विकास करता है और अच्छी उत्पादन देने की क्षमता रखता है। फिर उसके बाद मोनोसेकेराइड क्रिस्टली ठोस होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं और आमतौर पर इसका स्वाद मीठा होता है। ठीक है, मतलब मोनोसेकेराइड क्रिस्टली ठोस होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं और आमतौर पर इसका स्वाद मीठा होता चला जाता है। ठीक है, फिर इसका गुण हम आपको बतलाते हैं। ठीक है, तो शुद्ध रूप में मोनोसेकेराइड क्रिस्टली पानी में घुलनशील रंगहीन ठोस होते हैं। मोनोसेकेराइड में एक मीठा स्वाद होता है क्योंकि OH समूह का अभिविन्यास जीभ द्वारा स्वाद रिएप्टर के साथ बातचीत करता है जो मिठास का पता लगाता है। जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके समझते हैं कि अगर वहाँ पे OH समूह के माध्यम से अगर आप कोई चीज़ अगर उसका स्वाद पता करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको उसे किसी माध्यम से उसे जीभ में रख कर आप उसे चखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वह जो खाद्य है वो मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन द्वारा है। तो आपको मोनोसेकेराइड में इस मीठे का स्वाद इसी तरीके आपको OH के समूहों के माध्यम से ही आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद निर्जलीकरण प्रक्रिया के माध्यम से दो मोनोसेकेराइड एक डिसेक्राइड बना सकते हैं, 3 से 10 एक ओलिगोसेकेराइड बना सकते हैं और 10 से अधिक एक पॉलीसेकेराइड जो है बनते रहते हैं, जो आपके मोनोसेकेराइड की क्रिया को आरंभ करने में अपना सहयोग देते रहते हैं। फिर आता है कार्य। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड एक कोशिका के भीतर दो मुख्य कार्य करते हैं जिसका उपयोग ऊर्जा के भंडारण और उत्पादन के लिए किया जाता है। ग्लूकोज एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण ऊर्जा अणु है। ऊर्जा तब निकलती है
जब उसके रासायनिक बंधन टूट जाते हैं तब ऊर्जा जो है निकलना प्रारंभ करती है। फिर उसके बाद मोनोसेकेराइड का उपयोग अधिक जटिल शर्करा बनाने के लिए वेल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में किया जाता है, जो महत्वपूर्ण संरचनात्मक तत्व होता है। फिर संरचना आपकी आती है, तो रासायनिक सूत्र में CH2O इन इंगित करते हैं, जो कि एक मोनोसेकेराइड का एक कार्बन हाइड्रेट जो है सिंबल होता है। CHO जो है ये इसका सिंबल होता है आपके कार्बनिक हाइड्रेट जो है, जो मोनोसेकेराइड जो है अपनी को प्रदर्शित करता है। किसी भी जो है ग्लूकोज हो या फ्रैक्टोज हो, कई चीज़ों के निर्माण में ये वहाँ पे CH2O के माध्यम से अंकित किया जाता है। फिर रासायनिक सूत्र अणु के भीतर कार्बन परमाणु की नियुक्ति या चीनी की चिर्यात्मकता का संकेत नहीं देता है। फिर उसके बाद मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि उनमें कितनी कार्बन परमाणु हैं और कार्बोनिल समूह की नियुक्ति और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है, ये एक तरीके से आपकी मोनोसेकेराइड की प्रक्रिया में ही ये सारी चीज़ें होना प्रारंभ होती हैं। रासायनिक सूत्र में N एक मोनोसेकेराइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या को इंगित करता है। प्रत्येक साधारण चीनी में 3 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। फिर उन्हें कार्बन की संख्या द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, जो कि ट्रायोज 3 अणु, टेक्ट्रोज 4, पेंटोज 5, हेक्सोज 6 और हेप्टोज 7 इन सभी वर्गों में OC जो है, जो एक सिंबल होता है जो उसके लास्ट में अणुओं को दर्शाता है, N को दर्शाता है कि वहाँ पे किस तरीके के अणु पाए जा रहे हैं, कार्बनिक अणु पाए जा रहे हैं। फिर समाप्ति के साथ नामित किया गया है कि वे कार्बोहाइड्रेट हैं। उदाहरण ग्लूकोराइबोज और जाइलोज पेंटोज शर्करा के उदाहरण हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में सरल शर्करा हेक्टोज शर्करा है। इनमें ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, मैनोज और ग्लूकोज शामिल हैं। सैडोहेप्टुलोज और मोनोहेप्टुलोज हेप्टोज को मोनोसेकेराइड के उदाहरण पाए जाते हैं छात्रों, जो कि अपनी को प्रक्रिया को प्रारंभ करने, ऊर्जा प्रदान करने और पौधों को संरक्षित रखने में कई तरीके के जो है महत्व करते रहते हैं या उन्हें कार्य करते रहते हैं और उन्हें जो है विकास के लिए और जो है अग्रसर करते रहते हैं। फिर उसके बाद एल्डोज में टर्मिनल कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह -OH और एक कार्बोनिल समूह C और बराबर O होते हैं, जबकि कीटोज में दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोक्सिल समूह और कार्बोनिल समूह होते हैं। एक साधारण चीनी का वर्णन करने के लिए वर्गीकरण प्रणालियों को जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज एक हेल्डोजोज जबकि राइबोज एक केटोहेक्सोज के रूप में जो है अपने को मोनोसेकेराइड की प्रक्रिया में दर्शाता रहता है। तो कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि किसी भी पौधे हों या मनुष्य हों या जीव जंतु हों, वहाँ पे मोनोसेकेराइड उस प्रक्रिया में अपना कार्य करता है कि उसे किस तरीके ऊर्जा प्रदान किया जाए कि जिससे वह अपना कार्य आगे बढ़ाता रहे और कार्य करता रहे जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।